देखो संसार चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सफर जो दुनिया दिखाए। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक पुरानी और दिलचस्प जगह पर। लेकिन इस जगह के बारे में आगे जानने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें और हमें भी आपके लिए वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। आज हम आपको दिखा रहे हैं शाहजहां की बावड़ी, जिसे ज्ञानी चोर की बावड़ी और स्थानीय भाषा में इसे जानी चोर की बावड़ी भी कहते हैं। यह बावड़ी हरियाणा राज्य के रोहतक जिले के महम कस्बे में स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण 1658 से 1659 ईस्वी में शाहजहां के चापदार सैदू काला ने करवाया था। चापदार का अर्थ होता है दरबारी। ये बादशाह के सेवक के रूप में काम करता था। अब हम इस बावड़ी के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से 101 सीढ़ियाँ बावड़ी के जल स्तर तक पहुंचती थी। इन सीढ़ियों में से अब केवल 31 सीढ़ियाँ ही दिखाई देती हैं। बाकी सीढ़ियाँ मिट्टी और पानी से बने दलदल में दब चुकी हैं। 1995 में आई बाढ़ के कारण इसका कुछ भाग ध्वस्त हो गया था, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा फिर से मूल रूप में लाने का प्रयास किया गया है। इसकी 101 सीढ़ियाँ 3 चरणों में बटी हुई हैं। हर चरण एक विश्राम चरण यानी यात्रियों के ठहरने के लिए बने कमरों से जुड़ा हुआ है, जहां से जल स्तर तक पहुंचा जा सकता था। यानी इसकी 3 मंजिलें थी जो अब मिट्टी और पानी में दब चुकी हैं। इस बावड़ी का निर्माण वर्षा के पानी को बचाने, पानी के भंडारण और स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए करवाया गया था। इस बावड़ी का प्रयोग यात्रियों के ठहरने के लिए भी किया जाता था। इस बावड़ी के निर्माण में लाखोरी ईंटों, कंकर पत्थर और चूने का प्रयोग किया गया है। आज से 368 साल पहले बनी ये बावड़ी अपने अस्तित्व को बचाए रखते हुए बहुत दृढ़ता के साथ बिना किसी सीलन के साथ खड़ी है। कहा जाता है कि एक ज्ञानी चोर नाम का चोर था, जो अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों की मदद करता था। वह अपना सारा धन इसी बावड़ी में छुपाता था। कहा जाता है कि वो अपने घोड़े समेत इस बावड़ी में कूद जाता था और उसे कोई भी पकड़ नहीं पाता था। ये भी कहा जाता है कि इस बावड़ी में सुरंगों का एक जाल है, जिनसे होते हुए ज्ञानी चोर रोहतक, हिसार और लाहौर तक चला जाता था। इस बावड़ी के बारे में एक और किस्सा मशहूर है। इसके अनुसार एक बार एक बारात को दिल्ली जाना था। उन्होंने सोचा, इस बावड़ी की सुरंगों से होते हुए चलते हैं, रास्ता छोटा पड़ेगा। लेकिन उस सारी बारात में से कोई भी न तो दिल्ली पहुंचा और ना ही वापस आया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने इसकी सभी गुफाओं को यानी इसकी सभी सुरंगों को बंद करवा दिया था। यहाँ आपको आमने सामने की दीवारों में कई पाइप लगे हुए छेद दिखाई दे रहे हैं। इन छेदों या नालियों से वर्षा का जल झरने की तरह बावड़ी में गिरता था, जिससे तपती गर्मी में भी ठंडक का एहसास होता था। इसी वजह से इस बावड़ी को स्वर्ग का झरना भी कहा जाता था। लेकिन अब इन नालियों में से कुछ नालियों में पक्षियों ने घोंसले बना लिए हैं। यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद यानी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम दोनों गलियारों को मिलाने वाले पुल पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से आप नीचे के हिस्सों की ओर झांक कर आसानी से देख सकते हैं। यह पुल सिर्फ एक रास्ता ही नहीं है, बल्कि मुगलकालीन वास्तुकला, इंजीनियरिंग और दूरदर्शिता का जीवित प्रमाण है। यह पुल बावड़ी के मध्य भाग में स्थित है और पूरी बावड़ी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। पुराने समय में जब लोग पानी भरने आते थे, तो यह पुल एक मुख्य आवागमन मार्ग के रूप में इस्तेमाल होता था। इस पुल के माध्यम से लोग बावड़ी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक और सीधे इसके मध्य भाग तक पहुंचते थे। इस पुल की बनावट ऐसी है कि पुल पर खड़े होकर पूरी बावड़ी का अवलोकन किया जा सकता है। अब हम इन सीढ़ियों से होते हुए बावड़ी के बाहर की ओर चलते हैं। इन सीढ़ियों को ऐसे कोण और माप से बनाया गया है कि लोग आसानी से ऊपर आ जा सकें। जैसे ही सीढ़ियाँ समाप्त होती हैं, हम एक खुले और समतल स्थान पर पहुँचते हैं। यह आज का ग्राउंड लेवल है। इस बावड़ी के आखिरी हिस्से में
फूल पौधे लगाकर पार्क बनाया गया है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लगाया गया एक बोर्ड नज़र आता है। इस बोर्ड पर लिखा है, पार्क में खेलना, कुत्ता घुमाना, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना, पिकनिक मनाना व गंदगी फैलाना सख्त मना है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर यह संरचना जो आप देख रहे हैं, यह अष्टकोणीय संरचना इस बावड़ी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अष्टकोणीय यानी 8 कोणों वाली बनावट मुगल वास्तुकला में संतुलन, स्थिरता और पूर्णता का प्रतीक मानी जाती थी। इसी अष्टकोणीय संरचना की दीवार में सफ़ेद संगमरमर का शिलालेख लगा हुआ है। यह शिलालेख फारसी भाषा में लिखा गया है, क्योंकि मुगल काल में फारसी ही राजकीय भाषा थी। इस शिलालेख में इस बावड़ी को स्वर्ग का झरना बताया गया है। आप दर्शकों में से यदि कोई इस शिलालेख को पढ़ सकता हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस शिलालेख पर अक्षरशः क्या लिखा गया है। अगर इस शिलालेख को ध्यान से देखा जाए तो इस पर 3 निशान दिखाई देते हैं। कहा जाता है एक अंग्रेज अधिकारी या सैनिक ने इस शिलालेख पर 3 गोलियां चलाई थी, जिसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। हालांकि इसके लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन पत्थर पर मौजूद निशान जानबूझकर की गई हिंसक गतिविधि की ओर संकेत करते हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुख्य कुआं दिखाई देता है। इस कुएं के पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 अलग अलग कुंड बने हुए हैं। कुएं से पानी निकालने के बाद इन कुंडों में पानी इकट्ठा किया जाता था। अब हम आपको दिखाते हैं इस बावड़ी का मुख्य कुआं। यह कुआं गोलाकार है। यहाँ हमें ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं जिनमें गोल छेद किए गए हैं। इन छेदों में लकड़ी या धातु के लगे डंडे लगाकर उन डंडों पर पुल्ली या हम कह सकते हैं एक गोल चरखी या घिरनी लगी होती थी। इस घिरनी के ऊपर से रस्सी और बाल्टी के द्वारा पानी बाहर निकाला जाता था और इस पानी को निकालने के बाद पास में ही बने इन 2 कुंडों में भर लिया जाता था, जिसे बाद में अपनी ज़रूरतों के लिए प्रयोग किया जाता था। इस बावड़ी का निर्माण पानी के भंडारण और वर्षा के पानी को बचाकर रखने और स्थानीय लोगों के उपयोग और राहगीरों के विश्राम के लिए करवाया गया था। इस बावड़ी के पिछले भाग में कुछ खाली जगह है, जहां अब फूल पौधे लगाकर इस बावड़ी को और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। अब हम इस बावड़ी के ठीक पीछे पहुंच चुके हैं, यानी मुख्य कुएं के भी ठीक पीछे पहुंच चुके हैं, जहां से कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी खींची जाती थी। पानी निकालने के लिए प्रयोग की गई रस्सी के निशान आज भी इस पत्थर पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह निशान काफ़ी गहरे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह बावड़ी बहुत बड़ी आबादी की पानी की ज़रूरतों को पूरा करती थी और पानी का मुख्य साधन रही है। इस समय आप जो ये लोहे की ग्रिल देख रहे हैं, यह मुगल काल की नहीं है। इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया है ताकि आवारा जानवर यहाँ से अंदर ना आ सकें। यह ग्रिल पूरी बावड़ी के चारों तरफ लगाई गई है। अगर हम इन सलाखों के बीच की दूरी को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इनको इस तरह से लगाया गया है कि कोई व्यक्ति अंदर ना जा सके, लेकिन अंदर का दृश्य पूरी तरह दिखाई देता रहे। अब हम आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लगाए गए शिलालेख को दिखाते हैं। इस शिलालेख के अनुसार यह हरियाणा में सबसे बढ़िया एवं अच्छी स्थिति में संरक्षित बावड़ी है। स्थानीय रूप से यह ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से जानी जाती है। कुएं की दीवार पर लगे अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण हिजरी 1069 यानी सन 1658 से 1659 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के चाबदार शैदू काला ने करवाया था। ईंट और चूना कंकड़ ब्लॉक से बनी इस विस्तृत संरचना में 3 चरणों में 101 सीढ़ियां हैं, जिसमें प्रत्येक चरण में एक अंतराल से विभक्त है, जिसके द्वारा जल स्तर तक पहुंचा जा सकता है। इन सीढ़ियों के अंत में एक वृत्ताकार कुआं है। दीवार की मोटाई के भीतर बने सोपान पूर्वी दिशा में उतरते हुए मार्ग प्रदान करते हैं। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए अधिसूचना संख्या 4891 दिनांक 12 फरवरी 1923 के द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। अब हम एक बार फिर से वापस अष्टकोणीय संरचना के पास पहुंच चुके हैं। इस अष्टकोणीय संरचना के अंदर हमें एक पुल दिखाई दे रहा है। चलिए
अब हम आपको इस पुल पर लेकर चलते हैं और इस बावड़ी की बनावट को और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें यह रास्ता दिखाई देता है जो सीढ़ियों से होते हुए हमें इस पुल तक लेकर जाता है। इन सीढ़ियों की एक खास बात है, हर सीढ़ी की ऊंचाई संतुलित है, जिसके कारण नीचे उतरते समय कोई परेशानी नहीं होती। जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं, हमारे सिर के ऊपर की ऊंचाई भी उसी अनुपात में कम होती रहती है। इन सीढ़ियों से उतरने के बाद अब हम इस पुल पर पहुंच चुके हैं। यह पुल बावड़ी की दोनों दीवारों को आपस में जोड़ता है। यह पुल बहुत ही मजबूती के साथ बनाया गया है। इस पुल के किनारों पर कोई रेलिंग या दीवार नहीं है, शायद पहले होती होगी, जो अब शायद ध्वस्त हो चुकी होगी। यहाँ से हम इस बावड़ी के दोनों तरफ, ऊपर नीचे, हर तरफ आसानी से देख सकते हैं। फिर से और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, लेकिन ये सीढ़ियाँ ज़्यादा संकरी और घुमावदार हैं। चलिए अब हम देखते हैं आज इनकी कैसी हालत है। नीचे बहुत सारा कचरा है और पक्षियों ने अंडे दे रखे हैं, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। और नीचे जल स्तर तक जाने के लिए ये एक रास्ता पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन अब यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी और दलदल है, इस वजह से नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। अब यहाँ से हम वापस चलते हैं, उन्हीं सीढ़ियों से होते हुए जिनसे हम यहाँ आए थे। अब हम वापस वहीं लौट आए हैं जहाँ से हमने इस बावड़ी को देखना शुरू किया था, यानी इसके प्रवेश द्वार पर। अब हम वहीं खड़े हैं जहाँ से चले थे, लेकिन जो देखा वह साथ लेकर जा रहे हैं अपनी यादों में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।